हाय गाइस, वेलकम टू आरबीटी लर्निंग। आज हम सेक्शन 143 देखने वाले हैं। सेक्शन 143 में टोटल 15 सबसेक्शन है। 15 सबसेक्शन को याद करने के लिए एक एक ट्रिक सोचा है कि समझो 15 सबसेक्शन को मैंने 4 पैरा में डिवाइड कर लिया है। फर्स्ट पैरा ऑडिटर की जो भी है वो ऑडिटर को जो रिपोर्टिंग है उसके ऊपर रिलेटेड है। ऑडिटर को किसके ऊपर रिपोर्ट करना है, क्यों करना है, अगर एडवर्स रिपोर्ट कर रहा है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। फर्स्ट पैरा उससे रिलेटेड है, जो आपको डिवीज़न दिख रहा है 4। उसके बाद दूसरी पैरा गवर्नमेंट ऑडिट से रिलेटेड है। तीसरी पैरा है जो वो रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर है कि ऐसे के साथ ऐसे कंप्लाई करना है, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर रिपोर्ट फ्रॉड करना है, कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सब है। और जो फोर्थ पार्ट है वो डील करता है कि ऑडिटर को ये जो भी प्रोविज़न है वो CS और CMA को भी कंप्लाई होते हैं। अगर नहीं कंप्लाई करते हैं तो पनिशमेंट क्या मिलेगी उसको। चलो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 143 सबसेक्शन 1। सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 बोलता है कि ऑडिटर को राइट है कि कंपनी के वाउचर को या अकाउंट्स को इंक्वायरी करने की। वो इंक्वायरी किसी बंदे के साथ भी कर सकता है, कोई भी बंदा हो कंपनी का उसके साथ भी इंक्वायरी कर सकता है। ये ऑडिटर का राइट है। और कुछ एडिशनल मैटर दिए हैं जिसके ऊपर ऑडिटर को कमेंट करना है। वो कौन से मैटर है? फर्स्ट मैटर है, अगर लोन एंड एडवांस है तो वो सिक्योर्ड होना चाहिए और प्रॉपरली चार्ज होना चाहिए ROC के पास। उसके बाद दूसरा क्या है, जो ट्रांजेक्शन है वो मेयरली बाय बुक एंट्री नहीं होनी चाहिए। उसके बाद तीसरा क्या है, जो भी इन्वेस्टमेंट है वो लेस देन परचेज प्राइस हम सेल नहीं करनी चाहिए। अगर हम अदर देन इन्वेस्टमेंट कंपनी, अगर इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो परचेज प्राइस से कम सेल करो तो चलेगा। लेकिन आप अगर इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है तो आप परचेज प्राइस से कम सेल क्यों कर रहे हो? कौन सी ऐसी बात आ गई जो आपको सेल करना पड़ रहा है लेस देन परचेज प्राइस? तो उसके ऊपर कमेंट करना है ऑडिटर को। उसके बाद फोर्थ है कि लोन एंड एडवांस है उसको हमने डिपॉजिट ट्रीट नहीं करना है, क्योंकि लोन एंड एडवांस CB से रेगुलेट करता है और डिपॉजिट RBI रेगुलेट करता है। दूसरा, पर्सनल एक्सपेंसेस को हमने रेवेन्यू चार्ज नहीं किया हो, क्योंकि पर्सनल एक्सपेंसेस क्या होते हैं, इसका एक बेस्ट एग्जांपल है कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जब भी आप करते हो अकाउंट्स में तो तभी एक एंट्री आती है कि जो LIC है उसको हमने एज अ मिसलेनियस एक्सपेंसेस में डाल दिया है। ये गलत बात है, क्योंकि LIC क्या है, एक पर्सनल एक्सपेंस है, उसको आप एज ए रेवेन्यू में चार्ज कर रहे हो, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिखा रहे हो, ये गलत बात है। तो इसके ऊपर भी ऑडिटर को कमेंट करना है अगर है तो बात। उसके बाद दूसरा है कि अगर कोई भी शेयर आपने अलॉट किया है, अगर कैश के साथ अलॉट किया है तो आपको प्रॉपरली कैश मिलनी चाहिए। अगर अभी तक कैश नहीं मिला है तो आपको Schedule 3 के अकॉर्डिंग आपको डिस्क्लोजर करना है। उसके बाद ये जो इंक्वायरी ऑडिटर अगर सब्सिडरी के साथ भी कर सकता है जब भी वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ रिलेटेड है, और एसोसिएट से भी इंक्वायरी कर सकता है जब भी वो एसोसिएट के ट्रांजेक्शन के साथ रिलेटेड है। तो इस ये सबसेक्शन 1 बताता है। दूसरा सबसेक्शन 2 क्या बताता है कि अगर ऑडिटर को कोई भी अकाउंट्स और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट अपने बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज बताना है ऑडिटर को। उसके बाद कोई भी और जो है ना उसको ट्रू एंड फेयर व्यू के मुताबिक ट्रू एंड फेयर व्यू देना है सबके ऊपर। उसके बाद सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 बोलता है कि ऑडिटर को एडिशनल ड्यूटी है उसके ऊपर ऑडिटर को रिपोर्ट करना है। कौन कौन से मैटर है कि जो भी ऑब्टेन इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द ऑडिट, जो भी ऑडिटर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसको सबको ऑब्टेन करना है ऑडिटर को। उसके बाद जो भी प्रॉपरली बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किए गए हैं कि नहीं वो उसके ऊपर भी ऑडिटर को ड्यूटी है बताने की। उसके बाद बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकॉर्डिंग टू द अकाउंट्स होने चाहिए। उसके बाद फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है वो कंप्लाई विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और अकाउंटिंग ऑडिटिंग स्टैंडर्ड से कंप्लाई होनी चाहिए। उसके बाद अगर कोई भी एडवर्स कमेंट है तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे इफेक्ट करता है उसके ऊपर भी ऑडिटर की ड्यूटी है बताना। उसके बाद डायरेक्टर अगर डिस्क्वालीफाई है अंडर सेक्शन 164 सबसेक्शन 2 के ऊपर तो उसके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर कोई क्वालिफिकेशन है विथ रेस्पेक्ट टू मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट तो उसके ऊपर भी बताना है ऑडिटर को। और अगर कोई एडिक्वेसी ऑफ ऑपरेटिंग efficiency of internal financial control with respect to a financial
स्टेटमेंट। ओके, अगर कोई इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल क्या होता है उसको पहले हम समझ लेते हैं। जो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल है ना, मीन्स कंट्रोल क्या होता है, कोई भी प्रिवेंट डिटेक्ट करेक्ट करे कोई भी फ्रॉड को, जो डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट मैनेजमेंट करती है। कंट्रोल को समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। समझो एक कंपनी में एक बंदा है, वो क्या कर रहा है, वो रिक्वेस्ट भेज रहा है परचेस डिपार्टमेंट को कि भाई एक एसेट चाहिए। तो वो अगर रिक्वेस्ट डायरेक्टली परचेस डिपार्टमेंट के पास जाती है तो वो कंट्रोल नहीं है कुछ भी उसके ऊपर। अगर वो रिक्वेस्ट पहले सीनियर मैनेजमेंट के पास जाती है, फिर वो परचेस डिपार्टमेंट के साथ जाती है, तो इसके ऊपर कंट्रोल है, क्योंकि सीनियर मैनेजमेंट देखेगा कि भाई नीड है इस एसेट की तो ही परचेस करना चाहिए। तो ये क्या है, ये कंट्रोल है। ऐसे कंट्रोल होनी चाहिए, इसके ऊपर कमेंट करना है ऑडिटर को। उसके बाद ब्रांच ऑडिट के जो भी ट्रांजैक्शन है, इसके ऊपर तो सेपरेट सबसेक्शन भी है, सबसेक्शन 8 है इसी में ही, उसके ऊपर डिटेल में देख लेंगे क्या है। उसके बाद जो भी अदर्स मैटर है, जो रूल 11 में प्रिस्क्राइब है, कौन कौन से मैटर है, जैसे लिटिगेशन के साथ रिलेटेड कोई भी मैटर है तो वो बताना है। उसके बाद अगर कोई इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड IEPF, जो भी IEPF से रिलेटेड प्रोविज़न है वो कंप्लाई करते हैं कि नहीं। IEPF इसमें क्या होता है कि समझो इसमें क्या होता है कि अगर कंपनी ने GM में डिविडेंड डिक्लेयर किया है तो विद इन 30 डेज जो भी डिविडेंड है वो रिस्पेक्टिव इन्वेस्टर के पास क्रेडिट होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो विद इन 7 डेज में क्या होना चाहिए, अगर अनपेड डिविडेंड अकाउंट होता है उसमें जाता है। अगर 7 साल तक अनपेड डिविडेंड अकाउंट से भी कोई क्लेम नहीं कर रहा है डिविडेंड, तो ये जो डिविडेंड है ना वो विद इन 30 डेज इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफ़र हो जाता है, जो गवर्नमेंट के पास होता है। वो गवर्नमेंट क्या करती है, इन्वेस्टर की अवेयरनेस के लिए जो भी उसके ऊपर खर्चे करती है, उसके ऊपर भी ऑडिटर को कमेंट करना है। उसके बाद जो भी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है उसके ऊपर अगर कुछ हमारा लॉस होने वाला है, जैसे कि रिलायंस में अभी कैसे क्रूड ऑयल के नेगेटिव प्राइस चले गए, तो जो भी जो उसकी जो भी कॉन्ट्रैक्ट है जो क्रूड ऑयल से, अगर उसमें कोई इफेक्ट पड़ रहा है, लॉस हो रहा है हेवीली, तो उसके ऊपर ऑडिटर को कमेंट करना है। उसके बाद कोई भी डिस्क्लोज़र, अगर डिस्क्लोज़र इन होल्डिंग कंपनी करना है तो वो भी रिलेटेड मैटर्स ऑडिटर को देखना पड़ेगा। दूसरा आ जाते हैं, दूसरा क्या है, सबसेक्शन 4। वो क्या बोलता है, रीज़न फॉर रिजर्वेशन। अगर आप कोई भी एडवर्स ओपिनियन दे रहे हो तो उसके रीज़न आपको मस्ट देने हैं, क्योंकि कोई बेस तो होना चाहिए जिसके ऊपर आप कमेंट कर रहे हो। उसके बाद दूसरा क्या होता है, दूसरा बोलता है कि सबसेक्शन 5 क्या बोलता है, ड्यूटी ऑफ ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट। अभी जो भी गवर्नमेंट ऑडिट अपॉइंट होते हैं अंडर द सेक्शन 139 सबसेक्शन 5 और 7 में, उसके ऊपर जो CNAG कंट्रोल करता है। CNAG, अगर गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिट करना है तो CNAG मस्ट, जो भी गवर्नमेंट ऑडिट CNAG ही करता है, आपको ये लिखना है CNAG। वो भी CNAG का भी एक सेपरेट एक्ट है 1917, उसको कंप्लाई करते हैं CNAG बंदे। उसके ऊपर क्या करना है ऑडिटर को, कि ऑडिटर को डायरेक्शन CNAG कौन सी दी है वो लिखना है, एक्शन कौन कौन से लिए गए हैं CNAG की तरफ से। उसके बाद इम्पैक्ट ऑन अकाउंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन से इम्पैक्ट करते हैं, जो भी डिसीजन या डायरेक्शन दिए गए हैं CNAG ने, तो ये सब के ऊपर भी कमेंट करना है ऑडिटर को। उसके ऊपर दूसरा सबसेक्शन क्या आता है, सप्लीमेंट्री ऑडिट। सप्लीमेंट्री ऑडिट और टेस्ट ऑडिट में दोनों में डिफरेंस पहले मैं बता देता हूँ, उसके बाद ही इसके बाद जो प्रोविज़न है वो टेस्ट ऑडिट से ही रिलेटेड है। सप्लीमेंट्री ऑडिट क्या करता है, सप्लीमेंट्री ऑडिट CNAG किसी बंदे को बोलता है कि आप ऑडिट करो, ऑडिट विद इन 60 डेज में करना पड़ता है। तो ये विद इन 60 डेज में मतलब जो CNAG है वो बताता है किसी बंदे को कि ऑडिट करो, तो मीन्स क्या, CNAG किसी बंदे से करवाता है तो उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री ऑडिट। अगर CNAG खुद करेगा तो उसको बोलेंगे टेस्ट ऑडिट। तो ये सप्लीमेंट्री ऑडिट में क्या है, व्हेन इन 16 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट CNAG राइट हैव टू ऑर्डर करता है सप्लीमेंट्री ऑडिट कंडक्ट करने के लिए, उसके ऊपर कमेंट भी कर सकता है, जो भी है कमेंट कर सकता है जो भी CNAG। उसके बाद दूसरा सबसेक्शन क्या बोलता है, CNAG may consider necessary by an order cost and test audit ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। टेस्ट ऑडिट भी कंडक्ट कर सकता है अगर उसको लगे कि यार प्रोविज़न कुछ वायलेट कर रहा है, जो ऑफिसर ऑडिट कर रहा है वो कुछ
अच्छे से ऑडिट नहीं कर रहा है तो वो टेस्ट ऑडिट भी कर सकता है। उसके बाद दूसरा 8 और 9। 8 में मैंने पहले से आपको बता दिया ब्रांच ऑडिट से रिलेटेड है। इस ब्रांच ऑडिट में क्या पढ़ेंगे, ब्रांच ऑडिट में पढ़ेंगे कि हम देखो अगर जो ब्रांच ऑडिट का ऑडिट कौन करेगा, या तो प्रिंसिपल ऑडिटर यानी जो मेन ऑडिटर है जो हेड ऑफिस का वो करेगा, या तो दूसरा बंदा भी कर सकता है। अगर ये ब्रांच हमारी हमारी इंडिया में सिचुएटेड है तो सीए करेगा। अगर इंडिया में सिचुएटेड नहीं है, बाहर आउट ऑफ इंडिया में है, तो कोई भी अकाउंटेंट कर सकता है, या तो कोई उस बंदे का अगर उस जो भी कंट्री में अगर ऑथोराइज पर्सन हो वो कर सकता है, या तो ये जो हमारा प्रिंसिपल ऑडिटर है ब्रांच जो हेड ऑफिस का वो भी कर सकता है जाके। तो ऐसे होता है। तो ये क्या ब्रांच ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कोऑर्डिनेट करे प्रिंसिपल ऑडिटर के साथ। उसके बाद कोई भी रिपोर्ट करे कि ये मेरे को एडवर्स मैटर मिला, ये मिला, पर उसका एक ऐसे है 230 जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड है। उसमें बोलता है कि ब्रांच ऑडिटर को अपने वर्किंग पेपर प्रिंसिपल ऑडिटर को देने का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है एज सच। वो अगर दे सकता है, उसकी अगर इच्छा हो वो, और अगर प्रिंसिपल ऑडिटर उसको ऑर्डर नहीं कर सकता कि मुझे तो अपने वर्किंग पेपर दिखा। ये खाली आप ध्यान में रख देना बात। उसके बाद कोई भी उसके बाद सबसेक्शन 9 क्या बोलता है कि जो भी आप ऑडिट कर रहे हो वो अकाउंट स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग किसने, आईसीएआई ने दिए। वो क्या करते हैं, वो डायरेक्शन देते हैं कि हमें कैसे ऑडिट करना है, वो पूरा हमें गाइड करते हैं। ये मैंडेटरी है कंप्लाई करना। उसके बाद जो अकाउंटिंग ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है वो कैसे इशू होते हैं उसका एक प्रोसीजर बताया है सबसेक्शन 10 में। उसका प्रोसीजर कैसे है कि समझो अगर जो आईसीएआई है वो रिकमेंडेड करेगा सीजी को, सीजी क्या करेगा, ये रिकमेंडेशन को लेगा और क्या करेगा, ये रिकमेंडेशन को हमारे आईएफआर एनएफआरएस जो नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के साथ क्या करेगा, कंसल्ट करेगा कि ये इशू करने चाहिए जो हमें आईसीएआई ने इशू किए हैं स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग। तो ये जो प्रोसीजर है ना ये बताता है सबसेक्शन 10 में कि ऐसे प्रोसीजर होता है। उसके बाद जो भी हम इशू कर, अभी तो जैसे कि हमारे का जो इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ने उसने तो पहले से ही स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग इशूड कर लिए है, तो उसको ही कंप्लाई करना है जब तक नए इशू नहीं होते हैं। तो दूसरा क्या है सबसेक्शन 143 सबसेक्शन 11, ये क्या बोलता है कि बोलता है ऑडिटर को एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कारों की, उसको कंप्लाई करना है। कारों के ऊपर सेपरेट एक वीडियो बनेगा, उसको उसमें आप डिटेल में समझोगे कारों क्या है। एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी कारो तो 2020 आया है, लेकिन पहले कारो 2016 था। दूसरा क्या बोलता है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 143 सबसेक्शन 12। ये क्या बोलता है कि ऑडिटर को फ्रॉड को रिपोर्ट करने की कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें क्या है, समझो इसको समझने के लिए एक समझो मैं एक बात बताता हूँ, पहले समझ लेते हैं क्या है कि अगर आपका जो फ्रॉड का अमाउंट है वो 1 करोड़ और मोर है तो आपको सीजी को रिपोर्ट करना है। सीजी को कैसे रिपोर्ट करोगे, पहले आपको ये जो है ना विद इन जो फ्रॉड जब भी आपको पता चला है विद इन 2 डेज़ में आपको क्या करना है, बीओडी ऑडिट कमेटी को बता देना है। फिर बीओडी और ऑडिट कमेटी विद इन 45 डेज में आपको रिप्लाई देंगे या कोई भी ऑब्जर्वेशन देंगे। अभी ये जो ऑब्जर्वेशन या रिप्लाई आपको मिलता है या नहीं मिलता, ये दो बातें हो सकती है। अगर आपको मिलता है तो विद इन 15 डेज़ को आपको क्या करना है, सीजी को ये रिपोर्ट और जो भी उसने कमेंट दिया है बीओडी या ऑडिट कमेटी को वो फॉरवर्ड कर देना है। अगर आपको नहीं मिलता है तो क्या करना है, जो स्टेपुलेटेड टाइम है 45 डेज़ कंप्लीट होने के बाद स्टेपुलेटेड टाइम यानी 15 डेज़ में ही आपको रिपोर्ट कर देना है सीजी को कि भाई मुझे रिप्लाई भी नहीं मिला और ये रिपोर्ट है मेरी कि मुझे 1 करोड़ से ऊपर फ्रॉड मिला है। ये है फ्रॉड अगर 1 करोड़ से ज़्यादा है। दूसरा, अगर फ्रॉड 1 करोड़ से कम है तो आपको क्या करना है, बीओडी या ऑडिट कमेटी को सीधा भेज देना है विद इन 2 डेज़ ऑफ नॉलेज ऑफ फ्रॉड। तो वो क्या करेंगे, वो उसमें आपको क्या देना है, मैटर कौन कौन से बताने हैं रिपोर्ट में, कि आपको बताना है कि फ़्रॉड का अमाउंट कितना है, उसमें पार्टी कौन सी इन्वॉल्व है, या कोई भी आपको डिस्क्रिप्शन कोई भी आपको डिटेल में बताना है तो वो भी बता सकते हो। और अभी ये यहाँ पे ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म होगी। अभी जो हमारा बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसको भी ये सेम जो मैटर्स है ना, रिलेटेड पार्टी कौन सी इन्वॉल्व है, अमाउंट कितना इन्वॉल्व है, वो बताना है उसको बोर्ड रिपोर्ट में, प्लस एक्शन कौन से लिए गए बोर्ड की तरफ से वो भी बताना है। उसके बाद सबसेक्शन 13 आता है। 13 सबसेक्शन क्या बोलता है कि अगर
ऑडिटर को जो भी 12 सबसेक्शन में अगर ऑडिटर जो भी रिपोर्ट दे रहा है वो गुड फेथ में होना चाहिए। ऑडिटर के मतलब कोई भी इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, ऑडिटर को इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए किसी का भी ऑडिटर के ऊपर। उसके बाद सबसेक्शन 14 क्या बोलता है कि ऑडिटर जो भी प्रोविज़न कंप्लाई कर रहा है वो सीए और सीएमए और सीएस को भी कंप्लाई करने पड़ेंगे अगर रिस्पेक्टिव कोई भी बंदा है तो। और सीएमए जो सेक्शन 148 में डिफाइंड है और सीएस जो सेक्शन 204 में डिफाइंड है। उसके बाद अगर कोई भी सीएमए या सीएस अगर इन कंप्लाई नहीं करता है तो उसको नॉट लेस देन 1 लाख का पनिशमेंट पड़ेगा और वो में भी एक्सटेंड हो जाता है 25 लाख तक। यही सबसेक्शन 15 में बताया गया है। बस आज के वीडियो के में इतना ही, और थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। और गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट व्हेनेवर यू आर वाचिंग द वीडियो। शब्बा खैर।